अब हम बात करेंगे नोड.जेएस के कोर मॉड्यूल के बारे में जिसका नाम है एफएस। एफएस का मतलब होता है फाइल सिस्टम। एफएस मॉड्यूल का ओवरव्यू मैं आपको पहले ही दे चुका हूं। अब हम समझेंगे एफएस मॉड्यूल को चार तरीके से। पहला सिंक्रोनस तरीके से, दूसरा एसिंक्रोनस तरीके से, तीसरा तरीके से समझेंगे प्रॉमिस के थ्रू। प्रॉमिस में भी पहले देन कैच के थ्रू, फिर समझेंगे हम एसिंक अवेट के थ्रू। तो एफएस कोर मॉड्यूल को मैंने चार पार्ट्स में डिवाइड किया है, मतलब इसकी चार वीडियोस आने वाली हैं। आज हम एफएस कोर मॉड्यूल को सिंक्रोनस तरीके से समझेंगे। सिंक्रोनस तरीके में भी बहुत ड्रॉबैक होते हैं, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसको एसिंक्रोनस तरीके से समझेंगे। एसिंक्रोनस तरीके से भी कॉल बैक हेल का इश्यू आता है, इसलिए हम उससे नेक्स्ट डे में हम उसको प्रॉमिस के थ्रू समझेंगे। प्रॉमिस भी दो तरीके से हो सकता है, एक देन कैच के थ्रू, एक एसिंक अवेट के थ्रू। देन कैच थोड़ा सा टिपिकल होता है, एसिंक अवेट से थोड़ा सा सिंटेक्स अच्छा दिखता है आपको। इस तरीके से हम हर तरीके से समझेंगे एफएस मॉड्यूल को आप किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं। और बात करें एफएस मॉड्यूल की, तो एफएस मॉड्यूल बहुत ही ज्यादा यूज होता है। अगर छोटा प्रोजेक्ट की बात करें तो भी यूज होता है, और बड़े प्रोजेक्ट में तो ये काफी यूज होता है। इसलिए एफएस मॉड्यूल आपको अच्छी तरीके से आना ही चाहिए, जब ही आप नोड.जेएस में एक अच्छे डेवलपर बन सकते हैं। तो ठीक है, एफएस कोर मॉड्यूल को पहले मैं इसका सिंटेक्स बता देता हूँ आपको, उसके बाद इनके सारे कॉमन फीचर्स या कॉमन मॉड्यूल जितने भी होते हैं उसको वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने वीएस कोड पे, और सबसे पहले आपको मैं सिंटेक्स बता देता हूँ। अपनी एक फाइल क्रिएट करता हूँ, fs sync.js। तो fs sync.js करके मैंने अपनी एक फाइल क्रिएट कर दी आज के लिए। कॉन्स्ट करके आप एक वेरिएबल ले लेंगे जिसको fs नाम से हम असाइन कर लेंगे। fs में आप रिक्वायर करके fs लिखोगे स्ट्रिंग के अंदर, तो आपका fs मॉड्यूल आपकी इस फाइल में इंपोर्ट हो जाएगा। इंपोर्ट आप इजीली कर पाएंगे इस तरीके से, मैं ऑलरेडी ये बता भी चुका हूँ आपको इंपोर्ट कैसे करते हैं। एफएस मॉड्यूल को असाइन करने के दो तरीके होते हैं, थोड़ा सा मैं इसको ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। पहला होता है सिंक्रोनस तरीका। सिंक्रोनस तरीके से जिसको बोलते हैं ब्लॉकिंग, और एक होता है एसिंक्रोनस तरीका जिसको बोलते हैं नॉन ब्लॉकिंग। सिंक्रोनस तरीके से आपका कोड एग्जीक्यूट जब तक नहीं होता जब तक आपका एसिंक्रोनस ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो जाता। इसी हिसाब से एसिंक्रोनस कोड को नॉन ब्लॉकिंग बोलते हैं। इससे क्या होता है, आपका कोड इजीली एग्जीक्यूट होता रहता है, और जो नॉन ब्लॉकिंग एलिमेंट होते हैं वो अलग क्यू में जाते हैं, वहां से वो एग्जीक्यूट होते रहते हैं। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए, अगर छोटा मोटा कोड है तो आप सिंक्रोनस तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर आपका बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है तो एसिंक्रोनस तरीका यूज करना चाहिए एफएस मॉड्यूल को यूज करने के लिए। तो हम पहले कॉमन मॉड्यूल पे आते हैं। पहले हम अपना क्रिएट करना सीखते हैं और राइट करना सीखते हैं। फाइल को आप क्रिएट और राइट कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए सिंपल आपको कैसे करना होता है। क्रिएट और राइट में दोनों तरीका क्यों बोल रहा हूँ इसमें, क्योंकि देखो इसमें अगर आपकी फाइल क्रिएटेड नहीं होगी या फिर आपकी फाइल कोई एग्जिस्ट नहीं करती तो ये न्यू क्रिएट भी करेगा। अदरवाइज आपकी फाइल ऑलरेडी अवेलेबल है तो इसमें ये ओवर राइट करेगा। जैसे कि मैंने बोला राइट, तो राइट नहीं करेगा, ये करेगा ओवर राइट। उसमें जो भी चीज लिखी होगी उसके अंदर पहले से, उसको पहले डिलीट करेगा, फिर अपनी नई फाइल में कुछ लिखेगा। तो इस तरीके से समझ लो। तो इसके लिए पहले देखो मैं बता देता हूँ कैसे लिखते हैं। fs डॉट राइट फाइल सिंक। राइट फाइल सिंक लिखना है क्योंकि हम आज सिंक्रोनस तरीका यूज कर रहे हैं। इसमें दरअसल 3 पैरामीटर होते हैं, बट इसको 2 पैरामीटर से भी आप यूज कर सकते हो। पहला मेरे को अपनी फाइल का नाम लिखना है। फाइल का नाम क्या लिखोगे आप, इस तरीके से लिखो डेटा डॉट टीएक्सटी करके आप एक फाइल का नाम बता दोगे। देखो अभी फाइल यहाँ पे कुछ क्रिएटेड नहीं है, तो ये नई फाइल क्रिएट करेगा डेटा डॉट टीएक्सटी, और क्रिएटेड होती तो उसको ये ओवरराइट करता। अब फाइल में एक कुछ लिख सकते हैं, सेकंड पैरामीटर में आपको कुछ भी लिखना हो वो लिख सकते हैं। हेलो नोड जेएस, सिंपल लिख लेते हैं हेलो नोड जेएस। ये भी लिख देते हैं, सिंक भी लिख देते हैं। तो आप इतना लिख देंगे। और तीसरे जो पैरामीटर होता है इसमें होता है UTF-8। UTF-8 इस तरीके से होता है। आप बोलेंगे देखो पहला तो है फाइल क्रिएट करने के लिए, दूसरा है फाइल के अंदर कुछ लिखने के लिए, तो ये तीसरा UTF-8 क्या है। UTF-8 एनकोडिंग ऑपरेशन है। UTF-8 जैसे और भी एनकोडिंग ऑपरेशंस होते हैं, जैसे UTF-16, UTF-32, यूनिकोड। इस तरीके से आप नेट पे देखेंगे तो बहुत सारे एक एनकोडिंग ऑपरेशन दिख जाएंगे आपको। इसका क्या काम होता है, आपकी फाइल को इजीली राइट करना उसी लैंग्वेज में इसको रीड करना। बट राइट के केस में ये कंप्लीटली ऑप्शनल होता है। इसको लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, हटाना चाहो तो इसको हटा भी सकते हो। तो ठीक है, अब मैंने इसको लिख देता हूँ, एक बार आपको हटा के दिखा दूंगा। इससे क्या है, आप इधर लिखेंगे console.log फाइल रिटर्न सक्सेसफुली। इस तरीके करने के बाद आप जैसे अपने कोड को रन करेंगे तो यहाँ पे आपको data.txt फाइल मिल जाएगी, उसके अंदर आपका ये लिख भी जाएगा और UTF-8 फॉर्मेट से वो लिखेगा।
तो यहाँ मैं लिखता हूँ नोड fsync.js, इस तरीके से लिखते हैं। देखो फाइल रिटर्न सक्सेसफुली आ गया और यहाँ data.txt करके एक फाइल बन गई जिसके अंदर hello node.js सिंक करके लिख गया। अब मैं UTF-8 यहाँ से हटा के दिखाता हूँ, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, इसके बिना भी आपका कोड ईजिली चलेगा। और यहाँ पे hello node.js सिंक करके यहाँ पे लिख देता हूँ अपडेटेड, ठीक है, अपडेटेड लिख दिया। अब मैं इस कोड को दोबारा चलाता हूँ तो देखो फाइल रिटर्न सक्सेसफुली आ गया। अब इसके अंदर जाके देखोगे तो ये पूरा कोड ओवरराइट हो गया, दूसरा कोड से लिख गया। आप चाहते तो इतना भी लिख सकते थे, अपडेटेड लिखते और फिर इस कोड को चलाते तो आपको समझ आएगा आपका कोड अपडेटेड हो रहा है ना कि डिलीट हो रहा है। तो आप इतना लिख के इतना ही रहने देते हैं इसको और इसको चला देते हैं। अब इतना कोड आपके सिस्टम में आ गया। इस हिसाब से आप देखो राइट भी कर सकते हैं और ओवरराइट भी कर सकते हैं और अपनी फाइल को क्रिएट भी कर सकते हैं। तो तीनों तरीके से कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट फाइल सिंक। अब रीड करने का क्या तरीका है? रीड करने का मतलब है कि रीड फाइल करना है, वो भी सिंक्रोनस तरीके से। इसका मतलब जब तक आपकी फाइल रीड हो रही है, भले ही वो कितनी भी हैवी फाइल क्यों ना हो, जब तक अदर ऑपरेशन नहीं होगा, क्योंकि हम ये सिंक्रोनस तरीके से रीड करना सीखेंगे। चलो पहले मैं आपको इसको कुछ दिखाता हूँ। कॉन्स्ट करके एक डेटा बना लेता हूँ, एक वेरिएबल बना लिया। इसमें fs डॉट क्या लिखना है हमें? रीड फाइल सिंक। क्या लिखेंगे? रीड फाइल, कैमल केस में होता है सब, सिंक, रीड फाइल सिंक करेंगे, इतना करेंगे रीड फाइल सिंक। और इसके बाद आप लिख सकते हो, पहले फाइल का नाम लिखो, कौन सी फाइल आपको रीड करनी है, जैसे कि data.txt फाइल रीड करनी है। और रीड करने का फॉर्मेट क्या होता है आपको ये भी बताना है। अगर बाई चांस आप फॉर्मेट नहीं लिखते, आप इतना ही लिख देते हो, तो वो रीड करेगी। डिफॉल्ट ऑपरेशन क्या होता है उसमें? बफर के रूप में। अदरवाइज आपको कुछ ना कुछ एक एनकोडिंग पास करनी पड़ेगी, UTF-8 या कुछ भी, जिससे आपको वो फाइल को इजीली रीड कर पाए, नहीं तो वो बफर के रूप में आपको रीड करेगी। चलो मैं बफर के रूप में ही आपको रीड करके दिखा देता हूँ कैसे करेगी। console.log में आपको लिखता हूँ फाइल कंटेंट और ये डेटा लिख लेते हैं सिंपल। इतना डेटा जो भी हमारी डेटा था फाइल के अंदर, वो इस तरह से हम रीड करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं इसको क्लियर करके इसको दोबारा चलाता हूँ तो देखोगे आप, एसिंक्रोनस फाइल सिंक इज नॉट डिफाइंड, तो इसका मतलब इसका रीड का फॉर्मेट हमने ठीक नहीं लिखा, इस तरीके से लिखना है। अब दोबारा चलाते हैं तो देखो फाइल रिटर्न सक्सेसफुली, और आपकी फाइल देखो बफर के रूप में मिल गई आपको। यहाँ से देखो इस तरह से बफर, ये रीडेबल फॉर्मेट नहीं है। इसको इसलिए रीडेबल फॉर्मेट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके आगे लिखना पड़ेगा कोई भी एनकोडिंग फॉर्मेट। तो पहले मैं इसको क्लियर करता हूँ। क्लियर करने के बाद मैं अपना ये चलाता हूँ तो आप इजीली पढ़ पाएंगे। देखो फाइल कंटेंट के बाद हेलो नोड.js सिंक आपको रीड करने को मिल गया। अब देखो तीसरा तरीका जो मैंने लिखा था, अपडेटिंग। फाइल को अपडेट कैसे करोगे? अपडेट का मतलब होता है अपेंड। जैसे आप यहाँ पे फाइल क्रिएट करते थे और इस फाइल में जो भी आप लिखते थे वो सीधा ओवरराइट होती थी, वो अपडेटेड नहीं होती थी। अपडेटेड का मतलब होता है कि जो टेक्स्ट है ऑलरेडी उसमें रहे और जो न्यू टेक्स्ट आप लिख रहे हो वो उसके आगे ऐड हो जाए, जैसे कि नोड.js सिंक के आगे कोई भी टेक्स्ट ऐड हो जाए, उसी को बोलते हैं अपडेटिंग फाइल। अपडेटिंग फाइल विद द हेल्प ऑफ अपेंड मेथड से हम करते हैं, तो इस मेथड का नाम होगा अपेंड फाइल सिंक। तो ठीक है, अपेंड के थ्रू हम इसमें फाइल में अपडेट करते हैं। आपको लिखना है fs डॉट, इसमें लिखो अपेंड, अपेंड फाइल सिंक। अब आपको बताना है किस फाइल के अंदर आप कुछ चीज अपडेट करना चाहते हैं। तो data.txt के अंदर दिस इज अपेंड टेक्स्ट लिखना चाहते हो, या तो आप इस तरीके से लिख लो, या फिर आप न्यू लाइन में लिखना चाहते हो तो \n लिख सकते हो। इससे क्या होगा, आपका टेक्स्ट न्यू लाइन में दिख जाएगा आपको। फिर कंसोल लॉग करके फाइल अपेंड सक्सेसफुली इतना लिख दोगे तो यहाँ से फाइल अपेंड हो जाएगी आपकी। जैसे मैं चलाऊंगा इसको तो देखो यहाँ पे तीनों चीज़ चल गई, फाइल अपेंड सक्सेसफुली भी हो गई। इसके बाद देखोगे तो नेक्स्ट लाइन में दिस इज अपेंड टेक्स्ट भी लिख दिया। दोबारा दोबारा राइट करने की भी जरूरत नहीं थी, इस तरह से भी हटा सकते थे आप। और फिर आप चलाते तो इस तरीके से फाइल अपेंड सक्सेसफुली दिख जाता और यहाँ पे आपका नया टेक्स्ट आ भी जाता। तो ठीक है, आपने अपडेट करना भी इजीली सीखा। अब फॉर एग्जांपल कोई फाइल आपको डिलीट करनी है तो उसको पहले मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, उसको फिर हम डिलीट कर लेंगे, जो हमारी फाइल डिलीट ना हो डायरेक्टली। तो एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं test.txt, ठीक है, test.txt, इसको डिलीट करते हैं। इससे क्या होगा, आप डिलीट ऑपरेशन भी इजीली सीख पाएंगे और हमारी मेन फाइल भी डिलीट नहीं होगी। और डिलीट करने के लिए क्या लिखना होता है, fs डॉट अनलाइक सिंक करेंगे और जो फाइल आपको डिलीट करनी है उसका नाम लिख देंगे। तो हमें कौन सी करनी है, test.txt फाइल डिलीट करनी है और इसमें कंसोल लॉग में दिखा भी देंगे फाइल डिलीट सक्सेसफुली। ठीक है, ये वाली तीन ऑपरेशन में ऊपर से ये यहाँ से अभी कमेंट कर देता हूँ, सिर्फ डिलीट करने का ऑप्शन रख देता हूँ।
पहले यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ। अब मैं इतना डिलीट करूँगा तो फाइल डिलीट सक्सेसफुली, और देखो ये वाली फाइल डिलीट हो गई, यहाँ से भी डिलीट हो गई, यहाँ पे क्रॉस आ गया, इसका मतलब ये भी डिलीट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप कोई भी फाइल डिलीट कर सकते हो। अब इतना आपने कर लिया, इसको भी आप कमेंट कर दो। मैं कमेंट इसलिए कर रहा हूँ जो आप इसको बाद में मेरे गिटहब अकाउंट पे जाके मुझे फॉलो करके और ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकें। तो इस तरह से आपने कर लिया। अब फाइल का जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है रिमूव फोल्डर या फिर क्रिएट फोल्डर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मेरे को क्रिएट ए फोल्डर, फोल्डर बोलो या फिर डायरेक्टरी बोलो, एक ही चीज़ है। तो fs डॉट एम के डायरेक्टरी सिंक लिखना है हमें। एम के डायरेक्टरी सिंक लिखेंगे तो इसमें न्यू फोल्डर का नाम भी लिख सकते हो। न्यू फोल्डर का नाम मैं न्यू फोल्डर ही लिख लेता हूँ और कंसोल लॉग में दिखा देता हूँ फोल्डर क्रिएट सक्सेसफुली। जैसे कि मैं इसे चलाऊंगा तो एक नया फोल्डर बन जाएगा न्यू फोल्डर के नाम से। देखो इजीली दिख गया। अब चाहो तो इस फोल्डर को आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये लिख देता हूँ रिमूव ए फोल्डर। तो fs करके rm मतलब रिमूव डायरेक्टरी सिंक करेंगे न्यू फोल्डर। इस तरह से फोल्डर डिलीट हो जाएगा, कंसोल लॉग में आपको दिख भी जाएगा। मैं इसको अभी कमेंट कर देता हूँ और आपके फोल्डर को इस तरीके से आप जैसे चलाएंगे तो देखेंगे तो यहाँ से आपका फोल्डर डिलीट हो गया। तो डिलीट करने का ऑपरेशन भी आपने इजीली पता लगा लिया। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं कि एक होता फाइल चेक। जब कभी भी आप एपीआई बनेंगे तो पहले आप चेक करेंगे कि एग्जिस्टिंग फाइल एग्जिस्ट करती भी है आपके सिस्टम में या नहीं। अगर करती है तो उस फाइल को एग्जिस्टिंग दिखा देंगे, अदरवाइज एक नई फाइल क्रिएट कर देंगे। तो इस तरीके का इफ एल्स कंडीशन लगाने के लिए हमें आपको चेक करना होता है कि फाइल ऑलरेडी है या नहीं है। इस चक्कर में आपको मैंने ये चीज़ पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये मैंने काफ़ी यूज़ करी भी है, तो आपको आनी चाहिए कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। इफ के अंदर लिखोगे, इसके अंदर एग्जिस्ट सिंक, एग्जिस्ट सिंक के अंदर डेटा डॉट टी है, तो आपको लिख देना है कि फाइल को रीड करने के लिए ऑपरेशन लिख देना है, या फिर सीधा लिख दो छोड़ो कंसोल डॉट लॉग फाइल एग्जिस्ट प्रोसेस विद ऑपरेशन। और एल्स में कंसोल में लिख लो कंसोल डॉट लॉग फाइल नॉट फाउंड। ठीक है, आपने दो ऑपरेशन लिख दिए। है तो उसको बता दो फाइल है, अपना कंटिन्यू कर लो, और ये फाइल नहीं है तो आपको ये बता देना है ये फाइल नहीं है। तो एग्जिस्ट सिंक्रोनस SYNC करके आपको याद रखना है। इस तरीके से आप फाइल को चेक कर पाओगे आपकी फाइल है या नहीं। जैसे कि मैं इसको चलाता हूँ तो ये आपको दिखा देगा फाइल एग्जिस्ट करती है, डेटा डॉट टी मेरी फाइल एग्जिस्ट करती है, तो आप इसके अंदर कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। अदरवाइज आप एक न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सब था देखो सिंक्रोनस तरीके में, कि इस तरीके से हम सिंक्रोनस तरीके को यूज कर सकते हैं। अगर मैं सजेस्ट करूं तो इसको हमें ज़्यादा यूज करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे ऑपरेशन को ब्लॉक करके रखता है जब तक हमारा कोई भी इनमें से ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो जाता। और इसको यूज करने से आपकी परफॉर्मेंस पे इश्यू आता है एप्लीकेशन के। और प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन पे जो है मेनली प्रीफर होता है एसिंक्रोनस तरीका। तो इसलिए तीन तरीके हैं, तीन ड्रॉबैक हैं इसके ना यूज करने के। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एफएस कोर मॉड्यूल का सिंक्रोनस तरीका। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और कुछ भी इशू आ रहा है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।